हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से द्विवेदी पूर्व युग में हिंदी गद्य की विशृंखलता पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन दो सेक्शनों को आज हम करने वाले हैं। इन दोनों सेक्शनों को भी हम उसी तरीके से यानी MCQs फॉर्मेट में ही देखने वाले हैं। और इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो मैं आई बटन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा खंड क जो है वो कंप्लीट होने वाला है, यानी खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, जिसमें अब जो है वो कुछ 6 टॉपिक्स और रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद ही हमारा स्टार्ट होगा हिंदी गद्य की विधाओं का विकास खंड ख, जिसमें निबंध साहित्य का विकास और अन्य जो गद्य विधाएँ हैं उनके साहित्य का विकास हमको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंटेंट को, जो हमारा है द्विवेदी पूर्व युग में हिंदी गद्य की विशृंखलता। आज का टॉपिक है द्विवेदी पूर्व युग में हिंदी गद्य की विशृंखलता। पहला प्रश्न है, भारतेंदु के बाद भी हिंदी गद्य का मानक रूप क्यों नहीं ढल पाया था? ऑप्शन ए, हिंदी के सर्वमान्य व्याकरण का ना होना और उसका भारतव्यापी विस्तार होना। ऑप्शन बी, केवल हिंदी प्रदेश में ही गद्य लेखकों का होना। ऑप्शन सी, हिंदी गद्य लेखकों की कमी। ऑप्शन डी, हिंदी गद्य की जटिलता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु के बाद भी हिंदी गद्य का मानक रूप न ढल पाने का कारण क्या था? हिंदी के सर्वमान्य व्याकरण का ना होना और उसका भारतव्यापी विस्तार होना। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य लेखक कहाँ कहाँ से आए थे? प्रश्न है, हिंदी गद्य लेखक कहाँ कहाँ से थे? ऑप्शन ए, केवल हिंदी प्रदेश में से। ऑप्शन बी है पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र आदि सुदूर प्रांतों में भी। ऑप्शन सी, केवल उत्तर भारत में। ऑप्शन डी, केवल दक्षिण भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र आदि सुदूर प्रांतों में भी हिंदी गद्य लेखक मौजूद थे। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के क्षेत्र में क्या हो रहा था? केवल ऑप्शन ए, केवल हिंदी में मूल पुस्तकें लिखी जा रही थी। ऑप्शन बी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि प्रांतीय भाषाओं से गद्य पुस्तकों का अनुवाद भी शीघ्रता से होने लगा था। ऑप्शन सी, हिंदी गद्य लेखकों की संख्या कम हो रही थी। ऑप्शन डी, हिंदी गद्य की जटिलता बढ़ रही थी। तो इसका सही उत्तर होगा बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि प्रांतीय भाषाओं से गद्य पुस्तकों का अनुवाद भी शीघ्रता से होने लगा था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक गद्य लेखक की भाषा में क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए, वह पूरी तरह से मानक हिंदी थी। ऑप्शन बी, वह अपनी प्रांतीय भाषा के प्रभाव से युक्त थी। ऑप्शन सी, वह बहुत जटिल थी। ऑप्शन डी, वह बहुत सरल थी। तो प्रत्येक गद्य लेखक की भाषा में क्या विशेष था? तो इसका सही उत्तर होगा वह अपनी प्रांतीय भाषा के प्रभाव से युक्त थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी गद्य लेखकों की भाषा में क्या विशेष था? ऑप्शन ए, कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग। ऑप्शन बी, उर्दू और फारसी के शब्दों का बाहुल्य। ऑप्शन सी, केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन डी, केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग। तो पंजाबी गद्य लेखकों की भाषा में क्या विशेष था? इसका सही उत्तर होगा उर्दू और फारसी के शब्दों का बाहुल्य। तो इसका उत्तर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बांग्ला प्रांत के निवासी गद्य लेखकों की भाषा में क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए, उर्दू और फारसी के शब्दों का बाहुल्य। ऑप्शन बी, कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग। ऑप्शन सी, केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन डी, केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग। तो बांग्ला प्रांत के निवासी गद्य लेखकों की भाषा में क्या विशेष था? तो इसका सही उत्तर होगा कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र प्रांत के निवासी हिंदी गद्य लेखकों की भाषा में क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए, मराठी एवं संस्कृत शब्दों से युक्त गद्य। ऑप्शन बी, उर्दू और फारसी के शब्दों का बाहुल्य। ऑप्शन सी, केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन डी, केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र प्रांत के निवासी जो भी हिंदी गद्य लेखक थे उनकी भाषा में मराठी व संस्कृत शब्दों से युक्त गद्य की भाषा थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत के लेखकों के गद्य में क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए, एकरूपता थी। ऑप्शन बी, विविधता थी। ऑप्शन सी, केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी, केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उनमें विविधता थी। इससे संबंधित जो तथ्य है वो देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी रचना है। लिखकर बनारस के आसपास तथा अवध के समीपवर्ती गांवों से शब्द भंडार एवं पद प्रयोग ले रहे थे। दूसरा पॉइंट है,
देवकी नंदन खत्री तथा किशोरी लाल गोस्वामी सरल उर्दू मिश्रित हिंदी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। तीसरे हैं लज्जाराम मेहता, ब्रज की बोलचाल की भाषा मिलाकर सरल हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। काशी के कुछ पंडित हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों को अधिक से अधिक भर देने के प्रयत्न में थे। चौथा पॉइंट है व्याकरण की स्थिति और भी डवाडोल थी। अच्छे से अच्छा लेखक भी व्याकरण की सामान्य भूलें करता था। वह प्रेम सलिल में उसने स्वार्थ को बहा दिया, या पशु और पक्षियों ने रात्रि का आगमन जान अपने स्वस्थान को गमन किया। इस प्रकार के प्रयोग इस समय की रचनाओं में बराबर देखे जा सकते हैं। जैसा कि हमने भारतेंदु युग में भी अशुद्धियों को देखा था, वाक्य का अशुद्ध प्रयोग देखा था, उसी तरीके से द्विवेदी युग के प्रारंभिक दौर में भी इस प्रकार के जो कह सकते हैं अशुद्धियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही थी। अगला प्रश्न है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन से पहले हिंदी गद्य की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए व्यवस्थित और परिमार्जित, ऑप्शन बी अव्यवस्थित और अपरिमार्जित, ऑप्शन सी केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन डी केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अव्यवस्थित और अपरिमार्जित। तो जो द्विवेदी युग है उनसे पहले जो है जो भाषा थी वो क्या थी? अव्यवस्थित थी और अपरिमार्जित थी। यानी भारतेंदु युग की जो भाषा है उसके विषय में भी ये बात हो रही है। अगला जो पॉइंट है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है हमारा। इनका समय दिया हुआ है 1864 से 1938। ठीक है, इनसे संबंधित जो कथन है वो देख लेते हैं। हिंदी गद्य के निर्माण में द्विवेदी जी के ऋण को स्वीकार करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये कथन महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी का कथन है किनके लिए? महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ, और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखा दिखाकर लेखकों को बहुत सावधान कर दिया। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का आप जैसा जानते हैं कि द्विवेदी युग के बाद जो शुद्धता थी या परिमार्जन जो था वह और अधिक दिखाई देने लगा। द्विवेदी जी के योगदान का ही यह परिणाम रहा है। इससे संबंधित जो हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? ऑप्शन ए है कविता में नवीनता लाना, ऑप्शन बी व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तन, ऑप्शन सी नाटक लेखन में उत्कृष्टता, ऑप्शन डी उपन्यास लेखन में प्रगति। तो इसका सही उत्तर होगा व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तन। अगला जो पॉइंट है वह आचार्य द्विवेदी से संबंधित है। आचार्य द्विवेदी ने भाषा की अस्थिरता की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित किया। दूसरा पॉइंट, विराम चिन्हों के प्रयोग तथा लेखों को पैराबद्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने प्रांतज शब्दों के स्थान पर व्यापक स्वीकृति वाले शब्दों के प्रयोग पर अधिक बल दिया। पॉइंट नंबर 4 है, अश्लील शब्दों के प्रयोग का घोर विरोध किया। पांचवा पॉइंट है, हिंदी गद्य को सरल और तथा कहानी कहने के से ढंग में ढालकर एक निश्चित रूप देने की चेष्टा की। तो ये 5 पॉइंट जो हैं वह द्विवेदी जी के योगदान को दर्शाता है, जिनमें भाषा की अस्थिरता की ओर उनका लेखकों का ध्यान आकर्षित करना है। दूसरा पॉइंट विराम चिन्हों के प्रयोग तथा लेखों को पैराबद्ध करने से संबंधित था। तीसरा जो पॉइंट था वह मतलब देशज शब्दों या क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द हैं उनको अस्वीकार कर उन्होंने व्यापक स्वीकृति वाले शब्द यानी जो व्यापक स्तर पर समझ आए शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर अधिक बल दिया। उन्होंने अश्लील शब्दों के प्रयोग का भी घोर विरोध किया। और अगला जो है उनका जो पॉइंट था वह हिंदी गद्य को सरल तथा कहानी कहने के ढंग से में ढालकर एक निश्चित रूप देने की चेष्टा की है। इससे संबंधित अगला जो प्रश्न है वह आचार्य द्विवेदी ने हिंदी गद्य में क्या सुधार किया? ऑप्शन ए केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया, ऑप्शन बी व्याकरण की शुद्धता, भाषा की सफाई और विराम चिन्हों के प्रयोग पर बल दिया, ऑप्शन सी केवल उर्दू शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन डी केवल अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी आपने देखा आचार्य द्विवेदी ने 5 जो पॉइंट हैं जिनसे आप उनके योगदान या महत्व को समझ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, व्याकरण की शुद्धता, भाषा की सफाई और विराम चिन्हों पर उन्होंने अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है, आचार्य द्विवेदी के अनुसार हिंदी गद्य में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रांत शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन बी व्यापक स्वीकृति वाले शब्दों का प्रयोग, केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग, केवल उर्दू शब्दों का प्रयोग। तो उन 5 पॉइंटों में सबसे पहला जो एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो था प्रांतज व्यापक स्वीकृति वाले शब्दों का प्रयोग। तो यह उनके लिए गद्य में आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी के हिंदी गद्य में क्या त्रुटि है? ऑप्शन ए व्याकरण की अशुद्धियाँ, ऑप्शन बी लिंग प्रयोग में त्रुटि, ऑप्शन सी केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन डी केवल उर्दू शब्दों का प्रयोग। तो द्विवेदी जी के हिंदी के गद्य में क्या त्रुटियां हैं? इसका सही उत्तर होगा लिंग प्रयोग में त्रुटि है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। द्विवेदी जी ने अनेक शब्दों का लिंग प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार ना करके संस्कृत के अनुसार किया है। हमारा विनय, तेरा पराजय, के शोकाग्नि, के बूंद, के धातुओं आदि प्रयोग हिंदी सम्मत नहीं है। द्विवेदी जी का गद्य सर्वथा निर्दोष नहीं है, त्रुटियां उनमें भी है। कुछ सामान्य त्रुटियां जिनकी ओर हमारा ध्यान शीघ्र जाता है इस प्रकार है। पहला देखें, अनेक स्थानों पर शब्दों की स्थिति एवं उनकी आकांक्षा का ध्यान भी उन्होंने नहीं रखा है। मीठे मीठे शब्द करने वाले हंस ही मानो उस भूमि रूपी कामनी की करधनी थी। प्रत्यक्ष है कि यहाँ हंस पुल्लिंग करता है जो पुल्लिंग क्रिया थे की आकांक्षा रखता है। द्विवेदी जी के गद्य का यह रूप जो आपने देखा, मीठे मीठे शब्द करने वाले हंस ही मानो उस भूमि रूपी कामनी की करधनी थी, यहाँ पे है। ठीक है, द्विवेदी जी ने यहाँ प्रयोग किया है थी, लेकिन जब हम इसे हंस को देख रहे हैं तो हंस क्या है, पुल्लिंग करता है और यहाँ पे क्या आना चाहिए, थे, थी नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिंग का जो प्रयोग है इसमें हमको त्रुटि दिखाई देती है द्विवेदी जी के गद्य में भी। तो जो पहला पॉइंट है यानी क पॉइंट है वो ये है कि क द्विवेदी जी के जो गद्य प्रयोग हैं या गद्य में उनके लिंग प्रयोग में त्रुटि हमको दिखाई देती है। जैसे हमारा विनय, तेरा पराजय, के शोकाग्नि, के बूंद, ये तो हमारा क नंबर पॉइंट हो गया। ख नंबर पॉइंट में भी एक उदाहरण स्वरूप दिया गया है, मीठे मीठे शब्द करने वाले हंसी मानो उस भूमि रूपी कामनी की करधनी थे। यहाँ पे जो प्रयोग होना चाहिए था वह थे होना चाहिए, लेकिन द्विवेदी जी ने यहाँ पे थी प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पे लिंग का जो दोष बताया जा रहा है वह सही है। ठीक है, अगला पॉइंट ग है जो इनकी त्रुटियों से संबंधित है, द्विवेदी जी की त्रुटियों से संबंधित है। ग पॉइंट है, शब्दों की सन्निधि और क्रम में भी द्विवेदी जी ने अनेक स्थलों पर त्रुटियां की हैं। अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य सुनावे होंगे, तो ये जो प्रयोग है यह इसमें हमको त्रुटि दिखाई देता है। इस वाक्य में सुनावेंगे एक पूर्ण क्रियापद है, अतः गे के पहले ही की योजना त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ जो ही है वो दरअसल हों है। ठीक है, जो होंगे में हों लगा हुआ है वो वही है। यहाँ पे ना सुनावे होंगे, तो होंगे की जगह ये जो हों आया है इसको कह रहे हैं ये प्रयोग में नहीं होना चाहिए था, सुनावेंगे हो जाएगा। सुनावे पहले से ही था, होंगे का जो गे है वो आना चाहिए और ये हों हट जाना चाहिए। तो सुनावेंगे ये एक पूर्ण क्रियापद है और इसी का प्रयोग होना चाहिए, सुनावे होंगे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो कहीं कहीं अंग्रेजी की अभिव्यक्ति प्रणाली का आधार लेने का कारण भी अर्थ द्योतन में असमर्थता आ गई है। वेणी संहार में एक स्थान पर उन्होंने द्विवेदी जी ने यानी कर्ण के मुख से दुर्योधन के प्रति कहलवाया है, आप अब तक यह समझते थे कि मैं शस्त्र विद्या में ही बहुत निपुण हूँ। इस वाक्य से तो यह अर्थ निकलता है कि दुर्योधन शस्त्र विद्या में निपुण है। द्विवेदी जी की कृति है वेणी संहार, इसमें वो लिखते हैं यानी अंग्रेजी की अभिव्यक्ति प्रणाली का आधार लेकर उन्होंने वाक्य की जो संरचना की है उसे देख लेते हैं एक बार। कर्ण के मुख से दुर्योधन के प्रति कहलवाया है, आप अब तक यह समझते थे कि मैं शस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण हूँ। इस वाक्य से तो यह अर्थ निकलता है कि दुर्योधन शस्त्र विद्या में निपुण है। अगला पॉइंट देखते हैं, द्विवेदी जी की प्रारंभिक कृतियों में कटुता, जटिलता, शिथिलता आदि अन्य भाषा दोष भी हैं। जो भी हो, यह निर्विवाद है कि द्विवेदी जी ने दूसरों के दोषों की स्पष्ट आलोचना की है। सरस्वती के माध्यम से अनेक लेखकों की रचनाओं का संशोधन किया और समय समय पर साहित्यकारों के ग्रंथों की भाषा का भी संशोधन किया। हिंदी गद्य में यह कार्य उस समय एक रूपता लाने के लिए अत्यंत आवश्यक था। यह कार्य द्विवेदी जी जैसा
कर्मठ विद्वान ही कर सकता था। द्विवेदी जी की परवर्ती कृतियों में क्रमशः भाषा प्रौढ़ होती गई और प्रारंभिक दोष मिटते गए, यानी जो दोष पहले हमको दिखाई देते थे लिंग विभक्ति, लिंग को लेकर या अभिव्यक्ति प्रणाली को लेकर, वो दोष भी क्या हुआ, उनकी परवर्ती रचनाओं में खत्म होता गया। खंड क से दूसरा टॉपिक है प्रौढ़ता, परिमार्जन एवं शैली विकास का युग। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी गद्य की क्या विशेषता थी? पहला ऑप्शन है वह अभी भी दुर्बल और अपरिमार्जित था। ऑप्शन बी, वह व्याकरणबद्ध एवं परिमार्जित रूप में सामने आया। ऑप्शन सी, वह बहुत जटिल हो गया था। ऑप्शन डी, वह बहुत सरल हो गया था। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी गद्य की क्या विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर होगा वह व्याकरणबद्ध एवं परिमार्जित रूप में सामने आया। हिंदी गद्य जो है द्विवेदी युग के बाद परिमार्जित एवं व्याकरणबद्ध रूप में सामने आया। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की जातीय शैली का निर्माण किन प्रभावों से हुआ? ऑप्शन ए, केवल अंग्रेजी से। ऑप्शन बी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी और उर्दू से। ऑप्शन सी, केवल संस्कृत से। ऑप्शन डी, केवल प्राकृत से। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी गद्य की जातीय शैली का निर्माण अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी और उर्दू से प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य ने किन भाषाओं से क्या गुण ग्रहण किए? ऑप्शन ए, अंग्रेजी से सरसता, बांग्ला से स्पष्ट भाव व्यंजकता, बांग्ला से सरसता और मधुरता, मराठी से गंभीरता, उर्दू से प्रवाह, अंग्रेजी से स्पष्ट भाव व्यंजकता। या ऑप्शन सी, मराठी से सरसता, उर्दू से गंभीरता। या ऑप्शन डी, अंग्रेजी से प्रवाह, बांग्ला से गंभीरता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी बांग्ला से हिंदी गद्य ने सरसता और मधुरता ग्रहण किया, मराठी से गंभीरता, उर्दू से प्रवाह और अंग्रेजी से स्पष्ट भाव व्यंजकता को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग का गद्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, हिंदी गद्य की जातीय शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। ऑप्शन बी, हिंदी गद्य की जटिलता। ऑप्शन सी, हिंदी गद्य की सरलता। ऑप्शन डी, हिंदी गद्य की अपरिमार्जितता। इसका सही उत्तर होगा हिंदी गद्य की जातीय शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। हिंदी गद्य की जातीय शैली का उत्कृष्ट उदाहरण किन की कहानी के द्वारा दर्शाया गया है? मुक्ति मार्ग, प्रेमचंद की कहानी। प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग में देखा जा सकता है। यहाँ जो मुक्ति मार्ग कहानी है उसका एक अंश दिया गया है जिसके माध्यम से हम हिंदी गद्य की जातीय शैली को देख सकते हैं। तो एक जो गद्य का जो अवतरण है वो देखते हैं हम। अग्रणी मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक पक्ष प्रबल होता था, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष से योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कृति सबसे उज्जवल थी वह बुद्ध था। तो जो प्रेमचंद की ये कहानी मुक्ति मार्ग है, इसमें हिंदी गद्य की जातीय शैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह उपर्युक्त गद्य में क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, गंभीरता, प्रवाह, भाव व्यंजना, स्पष्टता, मधुरता। ऑप्शन बी है केवल गंभीरता और प्रवाह। ऑप्शन सी है केवल भाव व्यंजना और स्पष्टता। ऑप्शन डी है केवल मधुरता और सरसता। इसका सही उत्तर होगा गंभीरता, प्रवाह, भाव व्यंजना, स्पष्टता और मधुरता। उपर्युक्त गद्य यानी जो हमने मुक्ति मार्ग जो गद्य का जो अंश देखा उसमें इस गद्य में क्या विशेष था? गंभीरता थी, प्रवाह था, भाव व्यंजना थी, स्पष्टता थी और मधुरता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले एक तथ्य है वो देख लेते हैं। सरसता, लय और संगीत सभी कुछ है। आलोचकों के अनुसार हिंदी गद्य की जातीय शैली की यही विशेषता है। तो अगर अब पूछा जाए कि हिंदी गद्य की जातीय शैली की क्या विशेषताएं हैं, है ना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर मुक्ति मार्ग कहानी दिया है और हम इसे मान रहे हैं कि गद्य शैली या कह सकते हैं हिंदी गद्य की जातीय शैली की यह उत्कृष्ट उदाहरण है के रूप में इस कहानी को देखा जा सकता है, तो क्या है हिंदी गद्य की जातीय शैली? तो अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें तो उसमें गंभीरता होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, भाव व्यंजना होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, लय होना चाहिए, संगीत होना चाहिए। ये सभी तत्व जब किसी गद्य में मौजूद हो तो वह हिंदी गद्य की जातीय शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा या उसको उस शैली विशेष से
देखा जाएगा। ठीक है, गद्य लेखकों की निजी शैली भी रही हैं अपनी अपनी, यानी गद्य जातीय जो हिंदी गद्य की जातीय शैली है उसको तो लेकर चले ही रचनाकार, लेकिन सबकी अपनी अपनी निजी कह सकते हैं शैली भी रही है, जिनमें अगर हम पहले अगर लेखक की बात करें तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने सरल ढंग से कहानी कहने की शैली अपनाई है। ठीक है, इन्होंने कोई लाग लपेट वाली चीज़ें जो है उस तरीके से उस शैली को नहीं अपनाई है, कहानी कहने के ढंग की शैली को अपनाई है। वे सरल शब्दों को लेकर सब कुछ इस प्रकार कह देते हैं मानो कोई कहानी कह रहे हों। कवित्वपूर्ण और गंभीर बातें भी वे अपनी इसी कला के कारण घरेलू बनाकर उपस्थित करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता ही नहीं, गंभीरता, संयम, समास तत्व तथा शक्तिमत्ता प्रदान की। उनकी पंक्तियां ऐसी प्रतीत होती हैं मानो किसी अध्ययनशील व्यक्ति के गहन चिंतन की रेखाएं धीरे धीरे उभरती आ रही हों। देखिए, इनके गद्य का एक नमूना है यहाँ पे। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। इसी विचार गर्भित किंतु गंभीर एवं प्रभावपूर्ण शैली में आपने अपने निबंधों में साहित्य के गूढ़तम विषयों का विवेचन किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली को अगर हम देखें तो इसमें समासत्व है, शक्तिमत्ता है और गंभीरता है। ठीक है, अगले जो हमारे लेखक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। ये कुशल वक्ता थे। उनका गद्य भाषण की संपूर्ण विशेषताओं को लेकर सामने आया है। उनका जो गद्य का जो रूप है वह भाषण की संपूर्ण विशेषताओं को लेकर सामने आया है। उसमें प्रवाह है, सरलता है, स्पष्टता है, किंतु विस्तार भी है। वे अपनी सभी बातें उसी तरह समझाते चलते हैं जैसे कोई वक्ता श्रोताओं की जिज्ञासा वृत्ति को जगाकर अपना प्रभाव डालना चाहता है। साहित्य का विवेचन नामक लेख में आपने लिखा है, यानी साहित्य का विवेचन जो लेख है वह बाबू श्याम सुंदर दास का है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस लेख में श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह विदित होता है कि हम उसे भिन्न भिन्न कालों में ठीक ठीक विभक्त नहीं कर सकते। उस साहित्य का इतिहास एक बड़ी नदी के प्रवाह के समान है, जिसकी धारा उद्गम स्थान में तो बहुत छोटी होती है, पर आगे बढ़कर और छोटे छोटे टीलों या पहाड़ियों के बीच में पड़ जाने पर वह अनेक धाराओं में बहने लगती है। द्विवेदी युग में आचार्य द्विवेदी के अतिरिक्त हिंदी गद्य को प्रौढ़ता एवं परिमार्जन प्रदान करने वाले लेखकों में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, शिवपूजन सहाय, चंडी प्रसाद हृदयेश आदि प्रमुख हैं। इन गद्यकारों में भी व्यक्तिगत शैली की विशेषताएं देखी जा सकती हैं। सभी रचनाकारों की अपनी अपनी शैली थी, जिनको रामचंद्र तिवारी जी जो हैं वो अलग से इसे रेखांकित कर रहे हैं। अगले जो रचनाकार हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनका गद्य बहुपठित एवं बहुश्रुत लेखक द्वारा प्रस्तुत बातचीत का गद्य है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। जीवन के प्रति इनकी दृष्टि उदार और विवेकनिष्ठ है। यह उदारता और विवेकनिष्ठा इनके गद्य में भी लक्षित होते हैं। अगले जो लेखक हैं वह है अध्यापक पूर्ण सिंह। इनके विषय में लिखा है, इनमें वक्तृत्व कला की सभी विशेषताएं मिलती हैं। इनका गद्य उदात्त और सजीव है। इसे पढ़ते समय वर्ण वस्तु का बिंब सामने आ जाता है। प्रवाह और ओज तो इनकी पंक्तियों के साथ बहता चलता है। इनकी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग देखते ही बनते हैं। ये सारे कथन जो हैं वो रामचंद्र तिवारी के अनुसार हैं और इन सभी रचनाकारों की निजी विशेषताओं या निजी शैली को उन्होंने उद्घाटित किया है। अगले जो लेखक हैं वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के गद्य में व्यक्तित्व की तेजस्विता तथा परिस्थिति को मूर्त करने की अद्भुत क्षमता है। कर्मवीर प्रताप की कुछ पंक्तियां देखिए। महान पुरुष, निस्संदेह महान पुरुष। भारतीय इतिहास के किस रत्न में इतनी चमक है? स्वतंत्रता के लिए किसने इतनी कठिन परीक्षा दी? जननी जन्मभूमि के लिए किसने इतनी तपस्या की? देशभक्त पर एहसान जताने वाला नहीं, पूरा राजा लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं। ओज और प्रवाह से पूर्ण लेखक का प्रत्येक शब्द मानव पाठक के हृदय को झकझोर कर
उसमें प्रवेश कर जाना चाहता है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की शैली को भी रामचंद्र तिवारी उद्घाटित करते हुए इस अंश को उसमें यानी पुस्तक में शामिल किया है उन्होंने। अगले जो रचनाकार हैं वह हैं बाबू शिवपूजन सहाय। इनका गद्य वैविध्यपूर्ण किंतु संयमित है। उसमें जीवन को समग्रता में देखने तथा औचित्य के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति प्रधान है। अगले लेखक जो हैं वो चंडी प्रसाद हृदयेश हैं। इन्होंने हिंदी गद्य को अधिकाधिक अलंकृत करने का प्रयत्न किया। इनकी यह अलंकृत भाषा बहुत कुछ पद्म के निकट पहुंच गई है। आगे चलकर छायावादी कवियों का गद्य बहुत कुछ इसी शैली का विकसित रूप कहा जा सकता है। तो अब तक हमने देखा भारतेंदु युग से जिस रूप में ये हिंदी गद्य का विकास हुआ और कैसे इसका परिष्कृत और परिमार्जन द्विवेदी युग में हुआ। आगे हम छायावादी कवि और उनके हिंदी गद्य में भी इस रूप को देखेंगे कि ये जो हिंदी गद्य का जो स्वरूप है वो किस रूप में वहाँ दिखाई देता है छायावादी युग में। फिर आगे हम प्रगतिवादी और प्रयोगवादी और नई कविता में भी इसी तरीके से इसके रूप को देखेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।